नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हम एनसीईआरटी की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे और 6th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में डिस्कशन हमारा चल रहा था। 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वाई सोशल साइंसेस, उसको हमने डिटेल में समझा था। उसके बाद ज्योग्राफी के चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट किए हैं। उसके बाद 6th क्लास की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी वाला कोई पार्ट नहीं है। ज्योग्राफी वाला पार्ट, तीनों चैप्टर जो थे वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज हिस्ट्री, इतिहास वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस सेशन में हम इतिहास वाले सेक्शन को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो वाई सोशल साइंसेस, अगर आप भूल गए हैं या नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उस वाई सोशल साइंसेस को देख सकते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये पूरा सोशल साइंस वाला पार्ट, यह मैंने डिटेल में वहां पर डिस्कस किया है। और उस डिस्कशन के अंदर हमने बात करी थी सोशल साइंसेस के 5 एस्पेक्ट एनसीईआरटी समझाती है, 5 विषय जो है या थीम जो है वो एनसीईआरटी समझाती है। उसमें पहली थीम थी, थीम ए नाम दिया है इसको, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। और उसके अंदर 3 पार्ट थे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट था, हमने डिटेल में उसको कवर किया है। अलग अलग सेशन लिए मैंने, लैटिट्यूड को अलग कवर किया, लॉन्गिट्यूड को अलग कवर किया है। नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा मैं, वहां जाकर के आप इन सारे सेशंस को देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का है, महाद्वीप एवं महासागर। ये हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, एक ही सेशन किया था जिसमें इसको पूरा समझा था हमने। नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, स्थल रूप एवं जीवन, इस पार्ट को भी हमने लास्ट सेशन के अंदर कवर किया था। ये पूरा जो है वो ज्योग्राफी वाला पार्ट था, लोकेटिंग प्लेसेस, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। ये पूरी थीम हमने कंप्लीट कर ली है। अब एनसीईआरटी में जो 6th क्लास की एनसीईआरटी अब दूसरी थीम की तरफ बढ़ रही है, अगले चैप्टर में दूसरी थीम की तरफ बढ़ रही है। यही चैप्टर 1 था, यही चैप्टर 2 था, यही चैप्टर 3 था। अब जो 4th चैप्टर है वो दूसरी थीम है, दैट इज द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। ये वाली जो थीम है इसके अंदर फिर 3 चैप्टर आएंगे। ये 4th चैप्टर है एनसीईआरटी का, ये 5th चैप्टर है और ये 6th चैप्टर है, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, या हिंदी में कहें तो अतीत के चित्रपट, यानी अतीत, पास्ट, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बात यहां पर हो रही है इन सारे चैप्टर्स के अंदर। और उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज द टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। ये चैप्टर नंबर 4 है 6th क्लास की एनसीईआरटी का। तो इसी को हम जानने की, समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। यानी आज का जो सेशन है वो हिस्ट्री को, इतिहास को समर्पित होगा, उसी के बारे में चर्चा हमारी यहां पर होने वाली है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री को समझें, इतिहास को समझें, तो हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जो भूतकाल है और जो वर्तमान काल है, इन दोनों के बीच का एक कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन है, एक लगातार बातचीत है, एक लगातार वार्ता। यानी हम पहले जो कुछ कर चुके हैं उसका आज पर प्रभाव आता है, हर व्यक्ति पर आता है। आपने बचपन में क्या किया इसका प्रभाव आज भी आप पर आता है। आप आज क्या करोगे इसका प्रभाव आपके भविष्य पर आएगा। आप सभी यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहते हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर हम अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। आज मेहनत इसीलिए तो कर रहे हो ना। तो हर चीज हम जो कुछ भी करेंगे उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कहीं अच्छा भी मिलेगा, कहीं बुरा भी मिलेगा। लेकिन इसीलिए जो हम डेफिनेशन पार्ट पर आते हैं, तो अगर आप 6th क्लास की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर खोलोगे तो उस पे एक फेमस हिस्टोरियन जो है, इतिहासकार जो है, उनका ही ये कोट आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जो प्रेजेंट है वर्तमान काल है और जो पास्ट है भूतकाल है, उन दोनों के बीच का एक लगातार संवाद है। लगातार दोनों के बीच में कनेक्शन, एक रिश्ता जो है वो हमेशा बना रहता है, एक संबंध हमेशा बना रहता है। निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं। हम दूसरी चीजों की, दूसरी घटनाओं की, इवेंट्स की बात बाद में करें, पहले अपनी लाइफ के बारे में भी बात करें। तो हमने आज से पहले जो जो कुछ भी किया उसी का रिजल्ट आज है। हमने बचपन में पढ़ाई करी तो आप स्कूल पास कर पाए, आपने पढ़ाई करी तो आप कॉलेज पास कर पाए, आप डिग्री ले पाए, ग्रेजुएशन कर पाए या ग्रेजुएशन कर रहे हो। और अब आप इतना सब कुछ, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, तभी तो आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो। यूपीएससी की पहली रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, तो आप इतना सब कुछ कर चुके हो तभी तो आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो। आप अगर 10th पास होते या 10th में फेल हो गए होते तो डेफिनेटली आप यहाँ पर यूपीएससी के बारे में नहीं सोच रहे होते, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी जो है, पात्रता जो है वो ही नहीं पूरी हो रही होती। तो वो व्यक्ति कुछ और सोचेगा। तो हर चीज का अपना आपस में रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को समझना, जानना ही
हिस्ट्री कहलाता है। ये हम जो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये अपना इतिहास या किसी व्यक्ति का इतिहास देख रहे हैं, किसी व्यक्ति की हिस्ट्री देख रहे हैं। हम इसको बहुत सारे एस्पेक्ट में, बहुत सारे आयाम में देख सकते हैं। किसी देश का इतिहास देख सकते हैं, किसी जगह का इतिहास देख सकते हैं, किसी व्यक्ति का, किसी वंश का, किसी का भी इतिहास हम देख सकते हैं। वही हम यहां पर जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बात होगी। तो यहां पर हम बेसिकली पर्टिकुलरली जब हम एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट जब पढ़ा जा रहा है, तो हम पूरे विश्व के बारे में या विश्व को जानने का प्रयास जो है वो करते हैं। विश्व में आज ऐसी स्थितियां क्यों हैं, इसका उत्तर, ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर आपको या तो ज्योग्राफी से मिलता है या हिस्ट्री से मिलता है। आज अगर हम कुछ वर्तमान बड़ी समस्याओं की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत पर बड़े बड़े टैरिफ लगा रहा है। अगर रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर रहा है, ये सब जो हम स्थितियां देखते हैं, चीन भारत के खिलाफ जा रहा है, कभी चीन भारत के समर्थन में आ रहा है, कभी चीन रूस के साथ में जा रहा है, कभी अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। ऑल दोस थिंग्स, जो कुछ भी चल रहा है वैश्विक स्तर पर, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का रोल है, जो हम ज्योग्राफी वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके। दूसरा जिस चीज का सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है हिस्ट्री का, इतिहास का। हर देश का अपना एक इतिहास है, हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास है, हर चीज का अपना एक इतिहास है। रूस और अगर चाइना को देखोगे तो सोशलिज्म, माओइज्म जो है, समाजवाद, माओवाद, इन सब का अपना एक इतिहास है, जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी बेटर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम यूएस को देखते हैं तो उसका पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का अपना एक इतिहास है। वो यूरोप के साथ में उसकी जो है चश्मा ज्यादा फिट बैठता है। हर चीज के अपने हिस्ट्रीज हैं, इतिहास हैं। यूएस और रशिया का अपना एक इतिहास है। कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, फिर दोनों दोस्तों में जबरदस्त झगड़ा हुआ तो दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हिस्ट्री, अगेन जो पार्ट कनेक्ट होता है वो हिस्ट्री से ही होता है, इतिहास से ही होता है। तो इतिहास को जानना, समझना हमारे लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उतना ही जबरदस्त पार्ट हमारे लिए हो जाता है। भारत की रूस से इतनी क्यों पड़ती है, आंसर हिस्ट्री में मिलेगा। भारत की अमेरिका से पहले क्यों नहीं पटती थी, बीच में क्यों पटने लगी, अब क्यों नहीं पट रही है, इतिहास में जवाब जो है वो इतिहास में ही हमें मिलेगा। तो हिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देती है। तो हम बेसिकली वर्ल्ड को, विश्व को समझने के लिए इस इतिहास को समझना चाहते हैं। इतिहास अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो हम विश्व को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हिस्ट्री को अगर हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे? इतिहास में आज से 100 साल पहले क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा? हम तो थे नहीं उस समय पर। आज से 1000 साल पहले क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा? आज से 5000 साल पहले कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें क्या पता चलेगा? उसके लिए हम जनरली कुछ प्लेसेस को अपन रेफर करते हैं, कुछ जगहों के अध्ययन करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं, जगहें हमें बता सकती हैं, लोग हमें बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो हमें इसके बारे में बता सकते हैं। कुछ टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, वो हमें बता सकती है। इस पार्ट को हम कवर करेंगे, तो ये डिटेल में जो है ये वाला पार्ट हम आगे कवर करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या है वही हम सब सारी चीजें जानने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हमें हिस्ट्री को समझना हो तो हिस्ट्री और टाइमलाइन का एक जबरदस्त कनेक्शन है। समय रेखा या टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं, समय कैसे चलता रहा और उसके अकॉर्डिंग कैसे चीजें बदलती रही। हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी गांव में बैठे हुए किसी व्यक्ति की, बुजुर्ग की भी चर्चा हो रही है, तो आप क्या देखेंगे, इसका जन्म ऐसे हुआ था साहब, उनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म ऐसे हुआ था साहब, इस व्यक्ति का जन्म ऐसे हुआ था, माता पिता ये थे, बचपन में ये किया, फिर बड़े होकर ये किया। हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं ना, शुरुआत में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो क्रोनोलॉजी, समय के आधार पर, समय समय पर, बढ़ते समय के आधार पर हम उन चीजों को देखते हैं। तो वो एक टाइमलाइन हो जाती है, लाइफ लाइन हो जाती है। जनरली हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसकी लाइफ लाइन को देखते हैं कि उसकी लाइफ कैसे रही, शुरुआत से लेकर के एंड तक, अंत तक कैसी रही। सेम यहां पर भी जब हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, इतिहास को देख रहे हैं, तो हम किसी भी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, किसी वंश का अध्ययन कर रहे हैं, किसी डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं, किसी जगह को कर रहे हैं, तो वहां शुरुआत में क्या था, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सब कुछ जानने का प्रयास हमारा चलता रहता है। तो इसको हम टाइम लाइन कहते हैं, समय रेखा। समय रेखा पर, टाइम लाइन पर हम इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो वो टाइम लाइन कैसे चलती है, क्या होता है, उसको भी इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो चैप्टर का जो नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री।
हमें ये सबसे पहले इतिहास में दो ही चीजें सिखाने जा रहा है ये चैप्टर। पहली चीज तो टाइमलाइन, समय के अनुसार कैसे चीजों को, घटनाओं को देखा जाता है, इवेंट्स को देखा जाता है, एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये जो इतिहास के बारे में इतना सब कुछ हम जानते हैं, अशोक वैसा राजा था, उसने ये करवाया, उसने वो करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ऐसा राजा था, वैसा राजा था, उसने ये किया वो किया, समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते, बाजीराव ने 40 युद्ध जीते। कैसे जीते हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता ना, कैसे पता चलता है हमें इतना सब कुछ, कैसे पता चलता है? तो वो सोर्सेज कौन कौन से, स्रोत कौन कौन से, उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो यही दो चीजें इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। राइट, अब देखिए एनसीईआरटी जो है, फर्स्ट जो चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये बात करता है, अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखें, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें, एनसीईआरटी जो है वो सारे डायमेंशंस को, सारे आयामों को एक साथ समाहित करने का प्रयास करती है। यही सबसे बड़ी विशेषता है एनसीईआरटी की, जिसकी वजह से हमारी जो समझ का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसी चीज को समझाने का प्रयास, और इसीलिए यूपीएससी जो है वो एनसीईआरटी को प्रेफर करती है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी वो सोचने का, समझने का जो तरीका है वो आपके अंदर डेवलप कर पाती है, जो यूपीएससी को चाहिए, जो किसी एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए। इसी वजह से एनसीईआरटी को प्रेफर किया जाता है, और इसी वजह से एनसीईआरटी से हमें सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई सारे। राइट, तो यहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एनसीईआरटी हमें समझाने का प्रयास करती है, समय को एक साथ दिखाने की कोशिश यहां पर कर रही है। अगर आप देखेंगे तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये जो लाइट ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा है, ये बिलियन ईयर्स अगो वाला टाइम है। बिलियन को हम हिंदी में कह सकते हैं अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष या 450 करोड़ वर्ष, 4.5 बिलियन ईयर्स। उस समय पर अगर हम देखें तो इस धरती का अस्तित्व आया था। पृथ्वी जो हम आज देख रहे हैं, अर्थ जो हम आज देख रहे हैं, वो अर्थ या पृथ्वी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस उस समय पर क्रिएट हुआ था, ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 अरब वर्ष या 450 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद पहला सेल जो है, पहली कोशिका जो है, वो लगभग आज से 3.5 अरब साल पहले डेवलप होने लगी थी। जो अगर आपने थोड़ी बायोलॉजी पढ़ी है, दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, अकेंद्रकीय कोशिका और सुकेंद्रकीय कोशिका। तो वो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अकेंद्रकीय कोशिकाएं जो है, वो धीरे धीरे समय पर विकसित होना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद जीवन रहने, इस पृथ्वी जो है वो जीने लायक स्थितियां 2.33 बिलियन ईयर्स यानी लगभग 230 करोड़ साल पहले, 233 करोड़ साल पहले इस धरती पर ऑक्सीजन एक ठीक ठाक मात्रा में, एक पर्याप्त मात्रा में, जिससे कि जीवन अच्छे से विकसित हो सके, उतना मात्रा में ऑक्सीजन हमें देखने को मिलने लगता है। हाँ, ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती, बस जस्ट ये एक डायग्राम उन्होंने बना रखा है। हम आगे आने वाली जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, फर्दर आगे जैसे जैसे हम क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे इस पार्ट को और डिटेल में समझेंगे, पर क्योंकि यहाँ पर ये डायग्राम दिया है तो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इवेंट्स हुए, घटनाएं हुई हैं, उनको समझा रही है। आज से लगभग 1 बिलियन ईयर अगो यानी 100 करोड़ साल पहले बैक्टीरिया जो है वो इस धरती पर विकसित होने लगते हैं। देन उसके बाद अगली कड़ी में अगर हम देखें तो स्पंजेस एंड फंजाई, फंजाई कवक जिन्हें हम कहते हैं, शैवाल जिन्हें हम कहते हैं, वो शैवाल जो है, कवक जो है, वो कवक यहां पर विकसित होने लगते हैं। आज से 700 अब ये जो ब्लू वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, इट इज द मिलियन ईयर्स, 700 मिलियन ईयर्स या लगभग 70 करोड़ साल पहले कोरल्स, जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, समुद्र के अंदर, ओशियंस के अंदर कोरल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो कोरल्स यहां पर डेवलप होते हैं। देन उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स या 50 करोड़ साल पहले बात करें तो फिश एंड वर्टिब्रेट्स, मछलियां और कशेरुकी वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कोड होती है। जैसे हम अगर मनुष्य की बात करें तो हम वर्टिब्रेट्स है, हम गाय, कुत्ता, बिल्ली, किसी की भी बात करें उन सब में रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कोड होती है, ऑल दोज आर वर्टिब्रेट्स, या हिंदी में कशेरुकी। तो कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स जो हैं वो यहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले। देन बीच में अगर हम देखें 40 करोड़ साल पहले के आसपास इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस, कीड़े मकोड़े और उभयचर, यानी जो जीवन आप देख रहे हो अब धरती पर जो जीवन आने लगा है वो आज से लगभग 40 करोड़ साल पहले आने लगा है।
वरना सारा जीवन अभी तक जो हम सारी बात कर रहे थे वो सब कुछ पानी के अंदर था। जितनी भी लाइफ थी वो ओशियंस के अंदर, महासागरों के अंदर थी। जमीन पर जो जीवन आने लगता है एम्फीबियंस के रूप में, उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, यानी जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, कछुआ, वो पानी में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है, वो एक एम्फीबियन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे एम्फीबियंस यहां पर डेवलप होने लगते हैं। देन शार्क्स, जब पानी में अगर हम बात करें तो शार्क टाइप की जो मछलियां हैं वो डेवलप होने लगती हैं। आज से 30 करोड़ साल पहले रेप्टाइल्स एंड डायनासोर आते हैं। धरती पर जो जीवन डेवलप हो रहा है उस पर सबसे पहले रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स यानी जो रेंगते हैं, जैसे कि सांप है वो रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं। रेंगने वाले जीवों के रूप में हम इन्हें देखते हैं। रेप्टाइल्स को रेंगने वाले जीव हम कहते हैं। इसके अलावा एक बड़े रेप्टाइल्स जो है, बड़े जीव जो है वो डायनासोर से समय पर क्रिएट हुए थे। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले डायनासोर का अस्तित्व इस पृथ्वी पर था। देन उसके बाद और हम आगे बढ़े तो आज से लगभग 15 करोड़ साल पहले बर्ड्स, पक्षी जो हवा में उड़ सकते हैं वैसे जीव विकसित होते हैं। मैमल्स, स्तनधारी जीव जो हैं वो आज से लगभग 15 करोड़ 13 करोड़ साल पहले हमें विकसित होते हुए दिखाई देते हैं। हम भी, अगर हम मानव की बात करें, हम भी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं। देन आज से 100 मिलियन ईयर्स या 10 करोड़ साल पहले अगर हम बात करें तो फ्लावर्स एंड बीज, जितने भी फ्लावर्स हम देख रहे हैं, फूल हम देख रहे हैं, और बीज, मधुमक्खियां, ये सब जो मक्खियां, उड़ने वाली छोटे जीव जो हम देख रहे हैं, वो सब आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले विकसित होते हैं। देन ये देखिए ग्रीन कलर में एक गोला बना करके ग्रीन कलर का टाइम दिखा रखा है, इट इज द ईयर्स अगो। ये सालों पहले की बात है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ब्लू कलर में, दैट वाज द मिलियन ईयर्स अगो। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख समय, 10 लाख साल, 10 लाख ईयर्स जो है उसको हम 1 मिलियन कहते हैं। और बिलियन यानी 1 अरब, हिंदी में अगर हम कहें तो 1 अरब या 1000 मिलियन, इंग्लिश में कहें तो 1000 मिलियन जो है वो 1 बिलियन कहलाता है। वो वाला ये पार्ट था बिलियन वाला, ये वाला पार्ट मिलियन का है। ग्रीन में जो अब आपको दिख रहा है वो ईयर्स में, यानी आज से लगभग 1 लाख साल पहले प्राइमेट्स आते हैं। सॉरी, 10 लाख साल पहले जो है वो प्राइमेट्स हमें देखने को मिलते हैं। प्राइमेट्स बड़े बंदर, बड़े साइज के बंदर, जिनको हम आज के समय पर अगर आप देखें तो गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब जो बड़े साइज के बंदर होते हैं इनको हम प्राइमेट्स के रूप में देखते हैं। तो आज से 10 लाख साल पहले हमें प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं। 1 करोड़ साल पहले, सॉरी 10 लाख साल पहले हम फायर डेवलप कर चुके थे, आग विकसित कर चुके थे। आग जलाना, आदि मानव जो है आग जलाने का काम जो करता था, वो आग जलाने का काम आज से लगभग 10 लाख साल पहले विकसित हो चुका था। आज से 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस धीरे धीरे विकसित होने लगे। वही होमोसेपियंस धीरे धीरे विकसित होकर के आज हम खुद को होमोसेपियंस कहते हैं। तो होमोसेपियंस जो आज मनुष्य है, वो मनुष्य आज से लगभग 3 लाख साल पहले से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था, विकसित हो रहा था। इसे हम साइंस की लैंग्वेज में इवोल्यूशन या हिंदी में उद्विकास कहते हैं। तो इवोल्यूशन या उद्विकास हमारा चल रहा था। एंड आज से लगभग 6500 साल पहले राइटिंग्स, लिखित में चीजें देखने को हमें मिलने लगती है। उससे पहले हमें लिखना जो है, वो लिखना भी एक तरीका है, संप्रेषण का एक तरीका है। हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं कुछ, तो कम्युनिकेट करने का एक तरीका है, और लिखने का तरीका हमारा आज से लगभग 6500 साल पहले विकसित हुआ। यानी आज से 6500 साल पहले तक का जो कुछ भी इतिहास है वो हमें लिखित रूप में भी मिल जाता है। लेकिन उससे पहले का जो इतिहास है वो हमें और दूसरी चीजों, लिखित में तो कुछ मिलेगा नहीं, रिटर्न में कुछ मिलेगा नहीं, तो उसके अलावा दूसरे सोर्सेज से हमें पता लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत शॉर्ट में हमने टाइमलाइन को देखा कि इस अर्थ पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जीवन, लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, कैसे उसका उद्विकास हुआ। ये एक पूरा डायग्राम आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में 4th चैप्टर में दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, पूरा का पूरा डायग्राम आपको दे रखा है। तो मेन इवेंट्स, इस समय पर कैसे कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनको यहां पर दिखाया गया है, राइट। देन ये चैप्टर डील करता है टाइम को मेजर कैसे किया जाता है। इतिहास को जब पढ़ा जाता है, हम कहते हैं आज से 2000 साल पहले अशोक हुआ था, हमें कैसे पता चलता है कि आज से 2-2,500 साल पहले अशोक जो है उसका अस्तित्व था। हाँ, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चलता है। अशोक हुआ होगा, हो सकता है हमें कुछ सोर्सेज मिल जाए, लेकिन टाइम कैसे पता चलता है, हम टाइम निकालते कैसे। या आज से 200 साल पहले अंग्रेज आए थे साहब, कैसे पता चलता है हमें। सन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, तो कैसे पता चलता है। ये टाइम जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे इसको मापने का तरीका चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, आज से 5000 साल पुरानी, कैसे पता चलता है कि 5000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी थी या 5000 साल पुरानी, कैसे पता चल जाता है। तो इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश, हम एक टाइम को कैसे समझा जाए, पहले हम टाइम को समझेंगे,
तो घटनाएं समझना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहले टाइम, ये चैप्टर इसीलिए टाइमलाइन से डील करता है। तो टाइमलाइन को जनरली, वैसे तो टाइम को देखने के लिए हम कैलेंडर्स का उपयोग करते हैं। कैलेंडर जो है नॉर्मली भारत में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कैलेंडर्स जो है वो ट्रेडिशन में रहे हैं। शक संवत, अगर आप देखेंगे तो कनिष्क संवत, ऐसे बहुत सारे संवत जो है वो भारत में भी प्रचलित है। जनरली हम कुछ एक कैलेंडर के अंदर एक साल का समय होता है, उसको फिर कुछ महीनों में बांटते हैं, हर महीने को कुछ दिनों में बांटते हैं, कुछ पक्ष में बांटते हैं। जो भारतीय परंपरा है वो पक्ष में बांटती है। जनरली हम ऐसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इस तरीके से जो है महीने देखते हैं। फिर एक महीना, हमारा हर महीना जो है वो पूर्णिमा को बदल जाता है। पूर्णिमा जिस दिन पूरा चांद दिख गया उस दिन हमारा महीना जो है खत्म हो जाएगा, नया महीना अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगा। उसको हम फिर पक्ष में बांट लेते हैं। एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ता रहता है, वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल यानी सफेदी बढ़ती रहती है चंद्रमा की, तो वो शुक्ल पक्ष हो जाएगा। चंद्रमा काला पड़ता रहता है तो वो कृष्ण यानी काला होता है, तो कृष्ण पक्ष होता रहेगा। एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके बना रखे थे। बट ज्यादातर वर्ल्ड में फिलहाल जो वाइडली यूज होने वाला जो कैलेंडर है दैट इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। सबसे ज्यादा फिलहाल विश्व में जो पूरा एक कैलेंडर यूज होता है, जिसको हम अपने समय में, अगर हम आज के समय में एक डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो आप जो कहते हो कि हम वर्ष 2025 में जी रहे हैं, हम अभी अगस्त माह में जी रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त को मिली। ये जो 15 अगस्त 2025, 2024, 2026, हमें अटेम्प्ट कब देना है साहब? 2026 में देना है, 2027 में देना है। ये जो 2025, 26 अगस्त, ये सारी जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हो दैट इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन एक व्यक्ति का नाम है जिसने ये कैलेंडर डेवलप किया था, तो इसी वजह से हम इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से, ग्रेगोरियन का बनाया हुआ कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से हम इसे जानते हैं। ग्रेगर का बनाया हुआ कैलेंडर है। तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो यही सिस्टम अभी फिलहाल सबसे ज्यादा यूज होता है। हालांकि भारत में अभी भी भारत का जो प्राचीन कैलेंडर है वो ज्यादातर यूज होता है, बट फिर भी आप में से ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा आज कौन सी तिथि है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, श्रावण चल रहा है कि भाद्रपद चल रहा है। वैसे रक्षाबंधन निकल गया है तो श्रावण खत्म हो गया है, भाद्रपद स्टार्ट हो गया है, पर कौन सी तिथि चल रही है? तिथि घटती रहती है, बढ़ती रहती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं उसकी अलग हैं। तो भारत में फिर भी इसकी मान्यता है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही राज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम ज्यादातर मेजरमेंट हिस्ट्री में जो करते हैं वो इसी कैलेंडर से करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आती है। पहला शब्द आता है एरा, या हिंदी में हम जिसे हम कहते हैं युग। युग या एरा ऐसे चीज के लिए या ऐसी घटना के लिए यूज किया जाता है जो कोई बहुत बड़ी डिस्टिंक्ट घटना हुई हो। जैसे अभी हमने जो समय हम देख रहे थे, जो साइंस के अकॉर्डिंगली जो एक टाइमलाइन हम देख रहे थे, उसके अंदर हमने बात करी थी आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर्स थे। डायनासोर्स ना उससे पहले थे ना उसके बाद में है। उसी पर्टिकुलर समय पर एक बड़ी घटना हुई है, जिस घटना पर डायनासोर जैसी जीव हमें इस धरती पर देखने को मिले हैं। यह एक बड़ी घटना हो गई। तो वो हम उस टाइम को क्या कहेंगे? वो एक एरा था, वो एक युग था जिस समय पर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर डायनासोर जैसे जीव भी रहा करते थे। सेम ऐसे ही हम कह देंगे ये जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरा था, ये वैदिक सिविलाइजेशन का एरा था, ये अशोक का एरा था। कोई बड़ी घटना अगर इतिहास में किसी भी इवेंट, कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, सिग्निफिकेंट इवेंट हो रहा है, महत्वपूर्ण घटना हो रही है, तो हम उसके लिए एरा या युग शब्द का प्रयोग करते हैं। वो छोटा हो सकता है अशोक का कार्यकाल, अशोक कितना साल जिया होगा? 80-100 साल जिया होगा, तो उतना ही रहेगा। हम पूरे मौर्यन एम्पायर की बात करें, अशोक जो मौर्य वंश से था, मौर्यन एम्पायर की बात करें तो टाइम बढ़ जाएगा। हम अगर पूरी सिविलाइजेशन की बात करें तो और टाइम बढ़ जाएगा। हम अगर कोई, जैसे हमने डायनासोर की बात करी तो वो कई लाखों सालों तक जिए थे, तो और टाइम बढ़ जाएगा। तो कोई युग का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतना इतना ही युग हो सकता है। वो उस घटना पे डिपेंड करता है कि वो घटना, वो इवेंट कितने लंबे समय तक चला है। वो कुछ साल चला है तो हम वो एरा, एक छोटा सा जो है वो कुछ सालों का एरा रहेगा, कुछ सालों का युग रहेगा। वो घटना बड़ी चली है, लंबी चली है, तो वो एरा भी बड़ा चलेगा। ऐसे हम एरा या युग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक और वर्ड आता है सीई यानी कॉमन एरा एंड बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ये दो शब्द हमें देखने को मिलते हैं। हिंदी में भी ये शब्द यूं के यूं आते हैं, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइमलाइन पर ही चलते हैं। तो टाइमलाइन पर आप इस घटना को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सीई, बीसीई, कैलकुलेट टाइम, ये सब चीजें हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। टाइमलाइन पर चल करके समझते हैं।
टाइमलाइन एक ऐसी लाइन जो है वो हम बना देते हैं जिसके अंदर हम अगर अपना समय देखें, फिलहाल यहां चल रहा है 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो उसके अंदर ये टाइम हमारा यहां चल रहा है। इससे पहले जो भी घटनाएं हुई हैं वो इससे पहले होती रहेंगी, भविष्य में जो घटनाएं होंगी वो इससे आगे की तरफ होती रहेंगी, राइट साइड में आगे की तरफ, लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ। इसको अगर हम देखें तो जो हम अभी 2025 काउंट कर रहे हैं वो बेसिकली हम काउंट कर रहे हैं बर्थ ऑफ जीसस से। जिस साल जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस साल को हम 1 एडी कहते हैं। पहले कहने का तरीका था 1 एडी। एडी शब्द का मतलब होता है एंट डोमिने, ग्रीक वर्ड है जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है जीसस के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी 1 एडी। इसमें कोई जीरो नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई जीरो जैसी व्यवस्था ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आज कितने साल हो चुके हैं? 2025 चल रहा है, यानी 2025 साल हो चुके हैं। 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है और उसी के आधार पर ग्रेगर ने अपना कैलेंडर जो है वो डेवलप किया। ग्रेगर एक ईसाई व्यक्ति है, तो ईसाई धर्म में सबसे बड़ी घटना क्या है? ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से ही उसने क्या किया है? कैलेंडर को स्टार्ट किया है, कैलेंडर को प्रारंभ किया है और वो कैलेंडर उसी समय से चलता आ रहा है। लेकिन अगर कोई एक सिग्निफिकेंट घटना हुई है और हम एक नया कैलेंडर वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उससे पहले कोई घटनाएं नहीं हुई होगी। आज मान लीजिए आज आपका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट घटना है। इसके बाद से आपका जीवन जो है वो एक अलग रुख ले लेगा, एक नया रूप ले लेगा। लेकिन क्या इससे पहले आपका जीवन नहीं था? इससे पहले क्या इस धरती पर और बाकी घटनाएं नहीं चल रही थी? डेफिनेटली चल रही थी। तो उनको दिखाने के लिए, इससे पहले जो घटनाएं हुई हैं उनको दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते थे। जैसे इससे 1 साल पहले की बात करें तो इसको कहेंगे 1 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इस एडी को लिखा जाता है 1 ईस्वी और BC को लिखा जाता है 1 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, या इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले। 1 BC 2 BC 3 BC ऐसे ये घटनाएं चलती रहेंगी उनके जन्म से पहले। अब वो जन्म से पहले मतलब ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहीं से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे आज का साल 2025 इसी पॉइंट से कैलकुलेट किया जा रहा है। इसके आगे 1 2 3 4 5 ऐसे साल बढ़ते गए और अल्टीमेटली आज 2025 साल हो चुके हैं। वैसे इससे पिछली जो घटनाएं हुई हैं उनको यहीं से मेजर किया जाएगा। समय को मापने का तरीका जो है वो इसी पॉइंट से होगा। यानी जितना आप इस तरफ जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ते जाएंगे। आप देखिए 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC, 8000 BC, 10000 BC, 12000 BC, 14000 BC, 40000 BC, 3 लाख BC, ये सब कुछ जो चल रहा है वो यहां से काउंट हो रहा है। इस घटना से ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उस साल को, उस ईयर को 1 AD मान लिया गया है, 1 ईस्वी मान लिया गया। जीरो नहीं है इस पूरी टाइमलाइन में, जीरो नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसे 1 से पहले जीरो आएगा फिर -1 -2 ऐसा चलेगा, वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। आप जो नॉर्मली संख्या रेखा जो आप पढ़ते हो उसमें भी यही पढ़ते हो ना, बीच में एक जीरो होता है, फिर इधर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 और इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3। सी सेट में पढ़ते हो ना, इतना तो पढ़ा ही है, बचपन में भी पढ़ा, 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़ी है उसमें भी पढ़ा है आपने। तो जीरो से हम सारी घटनाएं इधर, सारे नंबर्स इधर काउंट करते हैं या इधर काउंट करते हैं। यहां जीरो नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है, यहां जीरो नहीं है, 1 है। 1 से इधर जो कुछ भी चलेगा वो प्लस में चलेगा। प्लस के लिए हम जनरली 1 AD यूज कर रहे हैं या हिंदी में ईस्वी यूज कर रहे हैं। और 1 से पहले जीरो नहीं आएगा, 1 से पहले -1 को हम लिखेंगे 1 BC बिफोर क्राइस्ट या 1 ईसा पूर्व, फिर 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व एंड सो ऑन, आगे 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 ये टाइमलाइन हमारी बढ़ती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से हम समय की कर सकते हैं, समय को इसी तरीके से हम देख सकते हैं। राइट, बात क्लियर होगी, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। इस तरीके से पूरा एक कैलेंडर जो है वो हम टाइमलाइन को देखते हैं, समय रेखा को देखते हैं और समय रेखा में कुछ महत्वपूर्ण समय जो है वो हम बांट लेते हैं। जैसे हम एक साल को कुछ महीनों में बांटते हैं, कुछ जो महीना होता है उसको हम फिर कुछ पक्ष में बांटते हैं, फोर्टनाइट 15 दिन का एक पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, फिर वीक्स में बांट लेते हैं, सप्ताह में बांट लेते हैं, फिर सप्ताह को 7 दिनों में बांट लेते हैं, फिर एक दिन जो है उसको फिर कुछ घंटों में बांट लेते हैं, 1 घंटे को फिर कुछ मिनट्स में बांट लेते हैं, 1 मिनट को फिर हम कुछ सेकंड्स में बांट लेते हैं। वैसे ही यहां पर भी जो समय चल रहा है
इनको हम कुछ बड़ी यूनिट्स और कुछ छोटी यूनिट्स में बांट लेते हैं। छोटी यूनिट्स की बात करें, 10 साल का समय जो है वो एक डिकेड कहलाएगा, 10 ईयर्स का टाइम होगा वो एक डिकेड कहलाएगा, हिंदी में दशक कहलाएगा। 100 ईयर्स की बात करें वो एक सेंचुरी कहलाएगी। अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी कब से स्टार्ट हो गई? सन 2001 से स्टार्ट हो गई। और इससे भी बड़ा समय अगर 1000 ईयर्स हो तो हम इसे कहते हैं मिलेनियम, हिंदी में कहते हैं सहस्त्राब्दी। 1000 सालों का समय सहस्त्राब्दी, सहस्त्र यानी 1000, तो 1000 सालों का समय सहस्त्राब्दी या इंग्लिश में मिलेनियम। अभी फिलहाल जो है 2 मिलेनियम पूरे हो चुके हैं, 1 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का 1 मिलेनियम पूरा हो चुका है। दूसरा मिलेनियम 1001 से सन 2000 तक था, वो खत्म हो चुका है। अब हम तीसरे मिलेनियम में जी रहे, तीसरी सहस्त्राब्दी में यहां पर जी रहे हैं। सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे। 21वीं शताब्दी का भी ये तीसरा डिकेड चल रहा है। तीसरा 10-10 सालों का समय, सन 2001 से 2010 जो था वो पहला डिकेड था, 2011 से 2020 जो था वो दूसरा डिकेड था, और 2021 से 2030 का जो टाइम है वो तीसरा डिकेड, तीसरा दशक चल रहा है। तो हम तीसरे दशक के अंदर जी रहे हैं। ऐसे हम इनको टाइम को और ज्यादा बांट लेते हैं। 1 साल तो है ही है, लेकिन 1 साल से बड़ी यूनिट अगर हम देखें तो 10 साल एक डिकेड दशक हो जाएगा, 100 साल एक सेंचुरी या शताब्दी हो जाएगी, 1000 ईयर्स एक मिलेनियम या सहस्त्राब्दी हो जाएगी। ऐसे हम इनको और बांट लेते हैं। तो ये हमारी कुछ यूनिट्स बन जाती है, कुछ इसके हिस्से बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो हमने बीसी और एडी वाला टाइम चलाया था, ये वाले में एक समस्या है, ये पर्टिकुलर एक धर्म से जुड़ा हुआ है जिसको हम क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म कहते हैं, उसी ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। क्राइस्ट के जीवन से लेकर के, क्राइस्ट के जन्म से लेकर के ये सारी घटनाएं चल रही है। क्राइस्ट से बाद में जो कुछ भी हुआ हम उसको ईसवी या एडी कह रहे हैं, और उनके जन्म से पहले जो कुछ भी हुआ वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व के नाम से जाना जा रहा है। इन दोनों समय में एक ही धर्म जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, और ये एक पर्टिकुलर धर्म के साथ में जुड़ती हुई घटना, और कैलेंडर पूरा उसी धर्म की घटना के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो एक ही धर्म को ज्यादा प्रचारित ना करें, तो इसको थोड़ा एक नया तरीका बना दिया गया कि हम एक ही धर्म का ज्यादा प्रचार ना करें, एक ही धर्म को पूरा महिमा मंडन ना करें उसका, तो इसको एक बेटर तरीका बना दिया जाए। तरीका यही रखें, इनके नाम बदल देते हैं, क्योंकि अब ये तरीका वाइडली एक्सेप्टेड है। चाहे अमेरिका में आदमी काम कर रहा हो, चाहे चाइना में कर रहा हो, चाहे जापान में कर रहा हो, चाहे इंडिया में कर रहा हो, चाहे श्रीलंका में कर रहा हो, पाकिस्तान में कर रहा हो, समय ऐसे ही गिना जा रहा है। अब हम समय को बदलने जाएंगे, गणना बदलने जाएंगे, कैलकुलेशंस बदलने जाएंगे, तो मामला गड़बड़ होगा। और कैलकुलेशन करने का तरीका तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। सिर्फ उस धर्म का जो नाम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अपन उस धर्म के नाम को हटा देते हैं। तो इनके नामकरण बदल दिए गए। ये जो एडी आप जान रहे हैं, जिसको हम ईसवी या एडी कहते हैं, इंग्लिश में एडी कहते हैं, एंटीडोमिन, और हिंदी में ईसवी कहते हैं, इसका नाम बदल करके कर दिया गया कॉमन एरा। एरा यानी युग, एक बड़ा युग जो है वो चल रहा है, और वो कॉमन एरा का नाम जो है वो दे दिया गया। शॉर्ट में हम इसे सीई कहते हैं। और इस कॉमन एरा से पहले का जो समय रहा उसे हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये जो हमारी सिग्निफिकेंट घटना है, इससे आगे का समय जिसको हम पहले एडी कहते थे, अब वो कहलाता है सीई, कॉमन एरा। हिंदी में भी यही शब्द है। कॉमन एरा को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो सामान्य युग, समान युग या सामान्य युग जो है वो बनेगा। बट हालांकि हिंदी में भी ये कॉमन एरा ही वर्ड यूज होता है। एनसीईआरटी भी कॉमन एरा ही लिख रही है। और इस घटना से पहले का जो समय था, जिसको हम बीसी कह रहे थे, ईसा पूर्व कह रहे थे, उसके लिए अब हम वर्ड क्या यूज करने लगे हैं? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अब इनके नाम बदल गए हैं, तरीका वही है, सेम वही तरीका चल रहा है, बस अब हम इसको एडी नहीं कहते और सीई कहते हैं, सीई कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं। इसको हम बीसी ना कह करके, बिफोर क्राइस्ट ना कह करके, बिफोर कॉमन एरा बीसीई के नाम से जानते हैं। बस इतना सा नामकरण जो है वो बदल दिया गया है, राइट। तो इस तरीके से ये पूरी टाइमलाइन जो है वो देखी जाती है। तो टाइमलाइन का कंसेप्ट क्या है? इस चैप्टर में 2 ही चीजें समझाई जा रही है। पहला चीज है टाइमलाइन, समय को कैसे देखा जाए। दूसरी चीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के कौन कौन से स्रोत है जहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोनों चीजों को हम यहां पर समझेंगे। तो पहली चीज हमने यहां पर समझ ली, टाइमलाइन क्या होता है, समय रेखा क्या होती है।
राइट। अब दूसरी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़ना चाहते हैं, देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी में हैं तो यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। और कई बच्चे ऐसे, मैंने कई बच्चे देखे हैं जो अरे सर तैयारी स्टार्ट कर लेते, बाद में देखा जाएगा ऑप्शनल क्या पढ़ा जाएगा। शुरुआत के अगर आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कई बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ऑप्शनल क्या लेंगे। ऐसे में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो मेंस की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स कोई एग्जाम नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ एक बीड़ छांटने का एग्जाम है। इससे ज्यादा आपको वो बीड़ को छांट करके, बीड़ को पार करके आप मेंस तक पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा आपको कुछ भी चीज उससे नहीं मिलने वाली। प्रीलिम्स क्लियर करके उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, जो आपको मार्क्स दिलाएगा, जो आपको मेरिट दिलाएगा, जो आपको पोस्ट दिलाएगा, वो एग्जाम है मेंस का एग्जाम। और मेंस के एग्जाम में 1750 नंबर का मेंस का एग्जाम है। उसके अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर आपको दिला सकता है दैट इज द ऑप्शनल। 500 नंबर, 1750 में से 500 नंबर अकेले ऑप्शनल के होते हैं। और आपने अभी तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। तो ऑप्शनल सबसे ज्यादा, अगर आपने सही ऑप्शनल चुना, ऐसा कई बच्चों को आपने देखा होगा, पहले साल 2 साल ऑप्शनल कुछ और लिया था। ऐसे कई टॉपर्स आपको बताएंगे कहानियां कि पहले 2 साल हमने कुछ और ऑप्शनल लिया था, हमारा नहीं सिलेक्शन हो रहा था, तीसरे साल हमने ऑप्शनल चेंज किया और हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें रैंक मिल गई, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो गलत ऑप्शनल चुन लेना एक बहुत बड़ी समस्या है। और आज के इस कम्युनिकेशन के दौर में, आज के समय पे जो डिजिटल क्रांति जो चल रही है, इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के समय में बच्चा जब एक का देखता है, इसका ऑप्शनल ये है, इसका सिलेक्शन हुआ इसका ये है, इसका सिलेक्शन हुआ इसका ये है, इसका सिलेक्शन हुआ इसका ये है, और जब वो सबका अलग अलग ऑप्शनल देखता है तो और कंफ्यूज होता है, ये लूं कि ये लूं कि ये लूं कि ये लूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला और सबसे ज्यादा टॉपर्स का पसंदीदा ऑप्शनल जो है दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस बाकी जीएस के सिलेबस के साथ इतना ज्यादा मैच करता है जितना किसी और ऑप्शनल का नहीं करता। इसी वजह से सबसे ज्यादा बच्चे इस ऑप्शनल के साथ जाना प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज, ये एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे रटना कुछ नहीं पड़ता। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपके वारे न्यारे हैं। कंसेप्ट नहीं समझ आया तो बात अलग रही, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपके वारे न्यारे आराम से नंबर ला सकते हो। और बच्चे यहाँ पर 300 प्लस मार्क्स इसीलिए ला पाते हैं क्योंकि एक तो वही पढ़ना है जो जीएस में पढ़ा है, 80% वही पढ़ना है जो जीएस में पढ़ा है। अगर हम ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेंगे तब भी इस ऑप्शनल में जितने टॉपिक है उसका 80% तो आपको जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं भी है तो वही सारी चीजें फिर से पढ़नी है। कुछ चीजें, कुछ 20% का कोर्स जो है वो और अलग से पढ़ना है। आपका ऑप्शनल भी रेडी हो गया, तैयार हो गया। और इसी वजह से, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड ऑप्शनल है, मेहनत ज्यादा नहीं मांगता। जो मेहनत आप इसमें कर रहे हो वो जीएस में भी काम आनी है, प्रीलिम्स में भी काम आनी है। और जो मेहनत आप प्रीलिम्स या जीएस के लिए कर रहे हो वो सारी मेहनत यहाँ भी काम आनी है। तो वो एक ही मेहनत हमारी बहुत सारी जगहों पर काम आ जाती है, जिसका एडवांटेज ये मिलता है कि हम जबरदस्त मार्क्स इस ऑप्शन में ला सकते हैं। 300 प्लस मार्क्स लाना, 500 में से 300 से ज्यादा नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 60% से ज्यादा मार्क्स लेकर के आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऑप्शनल में बच्चों के नहीं आते, बच्चे 200 नंबर पार कर जाएं, 220, 230, 240 ले आए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ 300 से ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं इस ऑप्शनल के अंतर्गत। तो जो बच्चे इस ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा बैच जो है वो 18 अगस्त से 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, हर ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शन में भी 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर हम कवर करेंगे। कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 का भी, कंप्लीट सिलेबस पेपर 2 का भी। इसके अलावा जनरली आंसर राइटिंग का बैच अलग होता है, एक डिटेल में अलग से आंसर राइटिंग का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लेकिन इस ऑप्शनल बैच में वो आंसर राइटिंग बैच भी पूरा का पूरा आपके लिए इंक्लूडेड है। पूरा आंसर राइटिंग हम यहाँ पर करेंगे। सारे के सारे पीवाईक्यूज जो हैं उनके आंसर कैसे लिखे जाएं, आंसर लिखने के अप्रोच क्या हो, मॉडल आंसर कैसे लिखे जाएं, मतलब क्वेश्चंस कुछ दूंगा मैं आपको, उनका आंसर कैसे लिखा जाए, वो मॉडल आंसर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो पूरा कंप्लीट डिटेल्ड आंसर राइटिंग का बैच इसके साथ में फ्री है। यानी हम पेपर 1, पेपर 2 पढ़ेंगे भी और उनके सारे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, पिछले सालों में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबको यहाँ पर करेंगे भी। तो आंसर राइटिंग हमारा यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर कवर हो जाएगा। एंड साथ ही मैप, पेपर 2 जो होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, उसके अंदर एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो मैपिंग का क्वेश्चन होता है। और वो क्वेश्चन अगर आपको उसमें 10 एंट्री पूछी जाती है, आपको नाम दे रखा होता है जगह का,
मैप आपको अलग से मिलता है वहाँ पर एग्जाम में। उसके अंदर एंटर करना है कि ये जगह यहाँ पर है, 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 और वो जो जगह क्यों महत्वपूर्ण है उसके ऊपर 30 से 40 वर्ड्स में। वो हो सकता है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी न किसी दृष्टिकोण से वो इंपॉर्टेंट होगी। वो उसका क्यों महत्वपूर्ण है ये लिखना है, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर एक एंट्री आपने सही लिखी है, 2 नंबर की एंट्री है, 2 नंबर पूरे मिल जाते हैं। 10 एंट्री है, 10 की 10 सही लिखी है, 20 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। पूरे नंबर लाना मेंस में बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ 10 में से 5 नहीं आते, यहाँ 20 में से 20 आ रहे हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन अगर कोई और हो, आप उसको कितना भी अच्छा लिखे हो, कितने भी डायग्राम बनाए हो, कुछ भी कर लो, आप उस 20 में से 10 नंबर लाओगे, 12 नंबर लाओगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। 12 नंबर तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है, 12-13 नंबर लाना तो बहुत बढ़िया बात हो जाती। यहाँ वो जो मैपिंग का क्वेश्चन है वो आपको 20 में से 20 दिला देता है, अगर आपने सब सही किए हैं। मान लीजिए सब सही नहीं हो रहे, हमें 10 में से 10 नहीं आ रहे, सारी 10 एंट्रीज नहीं आ रही, 9 एंट्री तो आ रही होगी, 8 एंट्री भी अगर आ रही होगी तब भी 20 में से 16 नंबर हम लाएंगे। बाकी जो दूसरे ऑप्शन के बच्चे हैं वो 20 में से 12 ला रहे होंगे, आप 20 में से 16 ला रहे हो, आप 4 नंबर ऑलरेडी आगे जा चुके हो। 4 नंबर पर आपकी 40 रैंक ऊपर जा चुकी, हर एक नंबर पर 10 रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। आप 4 नंबर एक्स्ट्रा लाए हो, 40 रैंक ऊपर जा चुके हो ऑलरेडी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ज्योग्राफी ऑप्शन में मैप का मिल जाता है। और ये मैप ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको वैसे ही प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रीलिम्स में भी मैप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो वही जो मैपिंग हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वही मैपिंग हमारी ऑप्शनल में भी काम आ जाती है। मोटा मोटी मतलब अगर आपने प्रीलिम्स में अच्छे से मैपिंग करी है, ऑप्शनल के आराम से 8 एंट्री आप पूरी कर पाएंगे, 7 से 8 एंट्री पूरी कर पाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत कर लो 10 में से 9 एंट्री आप आराम से पूरी कर पाओगे, और बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना 300+ मार्क्स बच्चे ला पाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शन में। ऐसे कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों का टॉपर्स का पसंदीदा ऑप्शन है। और ये ऑप्शनल का बैच हमारा 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, अभी रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस का 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, जिसके अंदर ये बैच मात्र 9,999 रुपये में आपको अवेलेबल है। ये डिस्काउंट बहुत जल्दी हट जाने वाला है, 18 अगस्त के बाद ये डिस्काउंट हट जाने वाला है। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन होना चाह रहे हैं वो इस डिस्काउंट का भी लाभ लें। आधी फीस में आपको मिल रहा है, वरना 20,000 रुपये का बैच है, 10,000 रुपये में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आप इस डिस्काउंट का भी फायदा उठाएं और इस बैच के साथ जुड़ें। कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसकी सारे टॉपिक से लेकर के सब कुछ हम पढ़ाई भी करेंगे, उसकी आंसर राइटिंग भी हम करेंगे, PYQs हम करेंगे, मॉडल आंसर लिखेंगे, और मैपिंग वाला पूरा पार्ट जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, कंप्लीट पार्ट। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा, सर हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लिया, लेकिन हम क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, क्वेश्चंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आपके लिए एक बैच है जो 25 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो रहा है। 25 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सारे PYQ करेंगे और मॉडल आंसर्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ये बैच भी आपको अभी 50% के डिस्काउंट पर 2,999 रुपये में उपलब्ध है। तो अगर आपको कंप्लीट ऑप्शनल तैयार करना है तब भी आपके लिए बैच है ये वाला। और अगर आपने ऑप्शनल पहले पढ़ लिया है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं सर, हम क्वेश्चंस आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए एक ऑप्शनल बैच जो है वो अवेलेबल है। तो जो भी बच्चा जिस भी बैच से जुड़ना चाह रहा है वो डेफिनेटली मेरे साथ में जुड़ सकता है। सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, ऑनलाइन चलेंगी, लाइव चलेंगी, बाइलिंगुअल होगी। जैसे अभी हमारा सेशन हो रहा है हिंदी इंग्लिश में, वैसे ही बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी होंगी। ना हिंदी मीडियम वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ना इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम आएगी। ऐसी ही बाइलिंगुअल क्लासेस हमारी चलती हैं, लाइव चलेंगी। हाथों हाथ आप डाउट जो है वो क्लास के अंदर ही पूछ सकते हो। बाद में वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेंगी, बाद में भी देखना चाहो मिल जाएंगी। नोट सारे PDF के रूप में आपको मिलेंगे, क्वेश्चन सारे PDF के रूप में आपको मिलेंगे, राइट। चलिए, तो हम जो टॉपिक पर बात कर रहे थे उस पर फिर से आते हैं। हमारा जो चैप्टर था टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो समय रेखा के बारे में तो हमने बात कर ली, टाइमलाइन कैसे काम करती है, सारी चीजें जो है वो हमने डिटेल में समझ ली। अब बात करते हैं उसके सोर्सेज के बारे में, स्रोत के बारे में, कहां से जानकारी मिलती है। हम ये इतना कहां से जान पाते सर कि समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते थे, जो पुलकेशिन था उसका नर्मदा नदी तक विस्तार था, जो सातवाहन वंश था उसमें माता का नाम ज्यादा चलता था, माता का नाम डोमिनेट करता था, वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ऐसे जो नाम हुआ करते थे वो कैसे, हमें ये सब कहाँ से पता चलता है, सोर्सेस कहाँ से, कौन बताता है हमें ये सब कुछ, ये जानने की कोशिश हम करते हैं।
तो सोर्सेज को बताने के लिए एनसीईआरटी ने एक बहुत शानदार फ्लो चार्ट जो है, माइंड मैप जो है, वो यहां पर बना रखा है। इसको समझते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा ओरल सोर्सेस, मौखिक रूप से हमें कुछ कहानियां या कुछ मिल रहा है तो मौखिक स्रोत। तीसरा लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, साहित्य से हमें किताबों से कुछ पता चल रहा है उसके बारे में। और चौथा आर्टिस्टिक स्रोत, सोर्सेस, कलात्मक स्रोत, कला से भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। एक एक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि किससे क्या क्या जानकारियां हमें मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्किटेक्चरल, ये थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में खुला रखना चाहता हूं, तो अगर आपको फिर भी दिखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप साथ में एनसीईआरटी खोल के रख सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा ऐसा ही बना करके आपको दे रखा है। 6th क्लास की एनसीईआरटी, चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो फिर इसको हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला होगा इंस्क्रिप्शंस, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं शिलालेख। पत्थर पे, शिला यानी पत्थर, पत्थर पर कुछ खुदा हुआ हमको मिले। आज हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं तो हम वो कहीं ना कहीं प्रिंट होता है ना। आज के समय में हमारे पास बहुत सारी चीजें, वो किसी वेबसाइट पर आएगा, वो किसी अखबार में छपेगा, वो किसी मैगजीन में छपेगा, बहुत सारी जगहों पर छपता है। तो लिखा हुआ कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। आज के समय पर लिखा हुआ मिलने का तरीका अलग है, उस समय पर लिखा हुआ मिलने का तरीका जो है वो है पत्थर। पत्थर पर अगर हम कुछ उकेर दें तो वो लंबे समय तक टिका रहता है। तो उस समय पर उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कागज पे प्रिंट कर दें, लेमिनेट कर दें, वो सब चीजें उनके पास नहीं है। पर वो क्या कर सकते हैं, पत्थर पर उकेर करके लिख सकते हैं। वो पत्थर पर जो उकेर करके लिखा जाता है उसको छेनी हथौड़े से धीरे धीरे टक 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 करके पूरा जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन, या हिंदी में कहते हैं शिलालेख। ठीक है, ये और इसके भी तरीके हो सकते हैं। पहला मनुस्क्रिप्ट हो सकती है, पांडुलिपि, उकेर करके लिखा हुआ जो है वो किसी कागज पर, पत्थर पर हमें लिखा हुआ मिले, दैट इज द मनुस्क्रिप्ट या पांडुलिपि। पांडुलिपि के नाम से, मनुस्क्रिप्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। दूसरा हो सकता है कोपर प्लेट्स। एक और तरीका जो उन्होंने लगाया हो सकता है, उस समय पर जो सबसे ज्यादा धातु यूज आती है, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे आगे तब हम देखेंगे सबसे पहली जो धातु, सबसे पहला जो मेटल यूज में आया है मानव द्वारा, दैट इज द कॉपर, तांबा। तांबे का उपयोग हमने सबसे पहले करना प्रारंभ किया है। तो तांबा जो है, उस तांबे को, उस कॉपर को, क्योंकि वो एक मेटल है, आज के समय पर भी हम सबसे ज्यादा मजबूत किस चीज को मानते हैं, मेटल को। और आज के समय पर हम क्योंकि आयरन एज में जी रहे हैं, लोह युग में जी रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मजबूत मेटल है लोहा। हम उसका अलग अलग तरीकों से उपयोग करते हैं और उसको स्टील बना लेते हैं और स्टील का उपयोग बहुत सारी जगहों पर करते हैं। उस समय पर उनके पास में लोहा हुआ नहीं है, उनको जो मेटल मिला हुआ है दैट इज दी कॉपर। तो कॉपर के ऊपर वो वही उकेर उकेर करके लिखने का काम जो है वो करते थे। तो दैट इज दी कॉपर प्लेट्स, ताम्र पत्र हिंदी में जिसे कहते हैं, तांबे के पत्र यानी कागज बना करके उसके ऊपर जो भी बात लिखना चाहते हैं कि अशोक ने ये किया, अशोक ने वो किया, समुद्रगुप्त ने ये किया, वो किया, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो उस पर लिख देते थे। तीसरे होते कॉइन्स, सिक्के। सिक्कों के ऊपर छाप दिया जाता था, किसी का फोटो है। जितनी उस समय पर टेक्नोलॉजी होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी का पूरा एग्जैक्ट फोटो नहीं बनाया जा सकता होगा तो उसका नाम ही छाप सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, इतना वो कर सकते हैं उस समय पर कि हाँ हम किसी का फोटो बना सकते हैं तो उसका फोटो बना करके छाप देंगे। तो ऐसे सिक्कों का प्रयोग, कॉइन्स का उपयोग जो है वो यहां पर किया जाता है। ये एक तरीका हो जाता है, ये पूरा एक सेगमेंट हो जाता है जिससे हमें वो सिक्का जो है आज से 500 साल पहले बना होगा, 5000 साल पहले बना होगा, तो उस समय की जानकारी हमें मिल पाती है। ये पहला सोर्स है, पहला स्रोत है, या तो सिक्के या कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्र या मनुस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। राइट, इन सबको हम एक कैटेगरी में डालते हैं इंस्क्रिप्शंस, या हिंदी में पांडुलिपि के नाम से, शिलालेख के नाम से हिंदी में हम इनको जानते हैं। दूसरा सोर्स है हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। उस समय के, पुराने समय की जो चीजें हैं उनसे मिलने वाली जानकारी। पहला तरीका इसके अंदर हो सकता है स्ट्रक्चर्स, संरचनाएं। जैसे उस समय के स्मारक कैसे बन रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं। अलग अलग समय पर हम देखते हैं, आज से अगर हम 200 साल पहले देखेंगे तो ब्रिटिशर्स आए, वो मॉन्यूमेंट्स को, स्मारक को, बिल्डिंग्स को अलग तरीके से बनाते थे। तो उससे पहले मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य अलग तरीकों से बनाता था। ताजमहल एग्जाम्पल है उसका एक। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम की बात करें तो राष्ट्रपति भवन एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। अगर हम उससे भी पहले की बात करें तो उससे पहले जो मंदिर थे, ज्यादातर जो मंदिर थे, जो किले थे, वो जो बनाए जाते थे, उनसे हमें उस समय की स्थापत्य कला जो है उसका पता लगता था। तो मॉन्यूमेंट्स, स्थापत्य कला, स्मारक जो है वो हमें पता चल पाते हैं, उससे हमें उस समय की जानकारी बहुत सारी मिल पाती है। दूसरा माउंट्स, टीले, बहुत सारे टीले जो हैं
वो बनाए जाते रहे हैं, तो उनसे भी हमें जानकारियां मिलती रही हैं। राइट। इसके अलावा एक्सकेवेशन, इसके अलावा एक और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास होता है एक्सकेवेशन, उत्खनन, खुदाई कर करके हम चीजें जो है वो निकाल रहे हैं। बहुत सारी चीजें निकल रही है, इवन दैट अभी भी निकलती रहती है। अभी जो है, अगर आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी एक सभ्यता मिली, आज से महीने 1.5 महीने पहले की न्यूज है। बहुत सारी चीजें जो है वहां से हमें देखने को मिली। तो वो जो उत्खनन होता है, एक्सकेवेशन होता है, उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। उत्खनन में हम क्या क्या देख सकते हैं? मानव, पशु और पौधों के अवशेष, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स। उस समय का मानव जो है उसके रिमेन्स हमें मिल जाते हैं, हड्डियां मिल जाती हैं। एक सिस्टम होता है कार्बन डेटिंग सिस्टम। कार्बन डेटिंग सिस्टम से जीवित जीव जितने भी होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, मानव हो, उन सब की एज एग्जैक्ट निकाली जा सकती है कि ये जो अवशेष पड़ा हुआ मिला है ये आज से 525 साल पुराना है, 525 साल 6 महीने 25 दिन पुराना है। एग्जैक्टली इतनी इंफॉर्मेशन भी हमें उससे मिल जाती है कार्बन डेटिंग सिस्टम से। C14 कार्बन जो होता है उससे हमें ये जानकारी मिल जाती है। तो 500 साल पुराना हो या 5000 साल पुराना हो, एग्जैक्ट टाइम मिल जाता है। 5000 साल मतलब लगभग नहीं कहना पड़ता कि 5000 साल पुराना होगा। ये पत्थर जो मिलते हैं, ये जो मिलते हैं, इनसे हमें फिर भी लगभग अंदाजा लगाना पड़ता है। लेकिन जब कार्बन डेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो एग्जैक्ट दिन बता देगा कि ये मनुष्य जो है इस दिन मरा था, आज से इतने दिन पहले जो है मरा था, आज से 5000 साल, 5127 साल, 6 महीने 25 दिन पहले मरा था। एग्जैक्ट ऐसे डेट जो है वो हमें मिल जाती है। तो वो जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, उनसे हमें वो जानकारी मिल जाती है। दूसरा, टूल्स एंड वेपन्स। उस समय पर टूल्स कैसे उपयोग आ रहे थे, उपकरण जो है वो किस प्रकार के काम में ले रहे थे। आज से अगर हम 10,000 साल पहले देख रहे हैं तो पत्थर का युग था, तो पत्थर के ही उपकरण काम आ रहे थे। आज से 4-5 हजार साल पहले की हम बात करें तो तांबे का उपयोग हमें देखने को मिलेगा। आज से 4,000-3,000 साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो ब्रॉन्ज का, कांसे का उपयोग हमें देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन कांसे का ही उपयोग करती है, ब्रॉन्ज का ही उपयोग करती है। उसके बाद आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले की बात करें होंगे तो लोहे का उपयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। तो समय समय पर उपयोग जो है वो बदलते रहे, तो उससे हमें टूल्स एंड वेपन्स जो मिल रहे हैं, उपकरण और हथियार जो मिल रहे हैं, वो किस प्रकार से ढाले गए हैं। अगर हम पाषाण काल की, प्रस्तर काल की, लिथिक एज की बात करें, उसमें पेलियोलिथिक एज के उपकरण अलग टाइप के थे, तो मीजोलिथिक एज के जो है मध्य पाषाण काल के अलग टाइप के थे, तो नियोलिथिक नव पाषाण काल जो है उसके अलग टाइप के थे। तो उससे हमें समय का काफी सारा पता और भी चल पाता है। एंड फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, नेक्स्ट जो चीज है जिससे हमें जानकारी मिल पाती है, मूर्तियां एवं आभूषण। उस समय की मूर्तियां कैसी हैं, उस समय के लोग, मूर्ति बन रही है तो व्यक्ति जो है वो क्या पहनता होगा, सर पे क्या पहनता होगा, गले में क्या पहनता होगा, महिलाएं गले में क्या पहनती होगी, हाथ में क्या पहनती होगी, पुरुष क्या पहनता होगा, इसकी जानकारी हमें उस मूर्ति पर जो उन्होंने जिस प्रकार की डिजाइन बनाई है उससे काफी ज्यादा हमें मिल पाती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी पता चल पाता है। जैसे मोहनजोदड़ो से हमें जो नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है, तो हमें उससे पता चल पाता है कि उनके पास उस समय पर टेक्नोलॉजी थी, आज से 5000 साल पहले टेक्नोलॉजी थी कि वो ऐसे मेटल को पिघला करके ढाल लेते थे। जैसा कि हम आज करते हैं वैसे ही वो मेटल को पिघला करके ढाल लेते थे, जिस भी रूप में ढालना उस रूप में ढाल लेते थे। तो वैसे आभूषण, मूर्तियां जो है उनसे हमें काफी सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा पॉटरी एंड टॉयज, उस समय के मृद भांड, मिट्टी से बने हुए जो खिलौने होते हैं, वो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते हैं, वो सब जो है वो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मिट्टी का उपयोग कितना अच्छे तरीके से वो लोग कर पाते थे, मिट्टी को जो है वो अच्छे से, जैसे आज मटका पकाया जाता है, आग में तपा करके पकाया जाता है, वैसे वो पका लेते थे, उसका रूप बदल लेते थे, उसको पक्का कर लेते थे। ये सब टेक्नोलॉजी उनके पास में थी। ये सारी जानकारी हमें इन सब चीजों से मिल पाती है। नेक्स्ट होता है हैबिटेशंस एंड बरियल्स, उनकी आदतें, निवास स्थान जो है वो कैसे हैं। और वो, अगर देखो सोसाइटी में एक बात तो तय है, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो मरेगा भी, तो मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या करते थे, बरियल कैसे करते थे, उसका शव स्थान क्या होता था, जलाते थे, गाड़ते थे, नदी में बहा देते थे, या चील कौओं को मतलब खाने के लिए डाल देते थे, जो भी वट जो तरीका है वो हमें उससे बारे में उसकी जानकारी भी वहां से मिल पाती है। तो मनुष्य का जीवन, बेसिकली कल्चर कैसी थी, जीवन जीने का तरीका, दैट इज द कल्चर, वे ऑफ लाइफ इज द कल्चर, सब संस्कृति। तो उस समय की संस्कृति क्या थी, आज से 500 साल पहले क्या था, लोग कैसे जी रहे थे, आज से 1000 साल पहले क्या था, लोग कैसे जी रहे थे, आज से 5000 साल पहले लोग कैसे जी रहे थे, उन सब की जानकारियां इन सब चीजों से हमें मिल पाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिस्टिक सोर्सेज के बारे में।
कलात्मक स्रोत के बारे में, उस समय की पेंटिंग्स कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, जिससे हमें कई सारी चीजें पता चल पाती। उनके पास में किस प्रकार के ब्रशेस रहे होंगे, उनके पास में किस प्रकार के कलर्स वो यूज करते होंगे, वो कलर्स कैसे बनाते होंगे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे तो कौन कौन से रंग जो है वो उनका उपयोग कर रहे थे। बेसिकली अगर हम चित्रकला की बात करें तो आज से 60,000 70,000 साल पहले तक की चित्रकलाएं हमें देखने को मिलती। गुफाओं में केव पेंटिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती। गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स है, भारत में भीमबेटका एक फेमस स्थान है, वहां हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी, ओडिशा में बहुत सारी साइट्स है, कर्नाटका में बहुत सारी साइट्स है। वहां जाकर के हम उनके बारे में और जानकारियां जो है वो ले पाते हैं। उन गुफाओं को देखकर उनके अंदर उन्होंने किस प्रकार की चित्रकला बना रखी है, जो मैंने थंबनेल भी लगा रखी है, आप जो ये देख रहे होंगे, देखो चित्रकला बना रखी है, उन्होंने हाथी बना रखा है, उस पर कैसे कलर्स का उपयोग कर रखा है। ये सब चीजें जो है वो हम ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं और उससे समझ पाते हैं कि उस समय का व्यक्ति किन चीजों को देखता होगा। व्यक्ति जो देखेगा वही बनाएगा ना। अगर आपने कभी हाथी देखा ही नहीं तो हाथी बना कैसे दोगे, देखा है तभी तो बना पाओगे। तो उस समय पर वो क्या चीजें देख रहे थे, कितना समझ रहे थे, वो सब चीजें भी हम यहाँ पर इन पेंटिंग्स की हेल्प से, स्पेशली केव पेंटिंग्स की हेल्प से हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज द स्कल्पचर्स या मूर्तिकला। उस समय की मूर्तिकला, कैसी मूर्तियां बना रहे हैं, उससे हमें काफी सारी जानकारी मिल पाती है। पैनल्स, पट्टिकाएं, अलग अलग टाइप की पट्टिकाएं, पट्टियां जो हैं, पैनल्स जो हैं वो बनाए जाते थे, उनसे हमें काफी सारी जानकारी मिल पाती थी। देन अगर हम बात करें तो अगला जो सोर्स आता है दैट इज द लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्य जो है वो, उसको हम फिर दो पार्ट में बांटते हैं। पहला जो भारत में लिखा गया होगा, भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया होगा। दूसरा जो बाहर के लोग भारत में आए होंगे और उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उन्होंने जो वर्णन दिया होगा, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। होता क्या है, बहुत सारी चीजें, जैसे कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी परंपरा में है, उनको लिखने की हमें जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता होता है। माता पिता का सम्मान करना हमें ऑलरेडी पता होता है। हमारे यहाँ व्यक्ति मरेगा तो अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो उसको जलाया जाएगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, हम बार बार नहीं लिखते उस चीज को। लेकिन कोई बिहार से व्यक्ति आएगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें नई हो सकती है, वो बहुत सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन देगा और उससे हमें जानकारी जो है वो और ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे में हम इनको दो कैटेगरीज में, दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले होंगे इंडियन लिटरेचर, दूसरा होगा फॉरेन अकाउंट्स, भारतीय साहित्य और विदेशी विवरण। भारत के लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें लिखेंगे, जैसे कि लिखी गई ऑलरेडी वेद और इतिहास लिखे गए हैं। वेद, पुराणों में बहुत सारी कहानियां इतिहास के रूप में हमें देखने को मिल जाती हैं। पोएम्स एंड प्लेस, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, मेघवंशम और वो सब जो हम पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, वो सारी चीजें। हिस्टोरिकल टेक्स्ट होगा, बहुत सारा ऐतिहासिक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ होगा। ये वाली बावड़ी अकबर बनवा रहा है, ये वाली बावड़ी जो है वो जहांगीर बनवा रहा है या तुड़वा रहा है, ये वाली बावड़ी जो है या ये वाला मंदिर जो है वो फला राजा बनवा रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमें वहां से टेक्स्ट से मिल जाता है। एंड कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां जो हैं, अलग अलग हिस्सों में हम जाते हैं भारत के, तो अलग अलग हिस्सों में हमें बहुत सारी अलग अलग कहानियां, हर एक किसी मंदिर से जुड़ी हुई, किसी भी स्मारक, इस किले की कहानी क्या है, इस मंदिर की कहानी क्या है, इस गांव की कहानी क्या है, ये गांव कैसे बसा था, ऐसी ऐसी कहानी हुई थी, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इस वजह से गांव बसा था, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इस वजह से गांव उजड़ा था। बहुत सारी कहानियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। एंड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी हमें मिल जाता है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख। भारत में तो हमें काफी सारा वैज्ञानिक और तकनीकी लेख मिल जाता है। हम ये धातु मिला रहे हैं तो हमें नई धातु मिल रही है, जिससे हम एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम अलग तरीके से कर रहे हैं। ये धातु मिला रहे हैं तो हम कुछ और कर रहे हैं। ओडिशा में सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर पूरा मैग्नेट की हेल्प से बना दिया गया। उन्होंने पूरा जो है बड़ी सी मैग्नेट जो है, 6 टन की मैग्नेट जो है वो मंदिर के ऊपर रख दी और मंदिर जो है पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया उन्होंने। तो सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे साइंटिफिक वेज जो हैं, वैज्ञानिक तरीके जो हैं वो उन्होंने लगा रखे थे और वो हमें मिल जाते हैं, रिटर्न में, लिखित रूप में मिल जाते हैं। और फॉरेन अकाउंट्स की अगर हम बात करें, फॉरेन अकाउंट्स यात्रा वृत्तांत, कोई व्यक्ति बाहर से आया है, वो हमें यहाँ आकर के, उसने यहाँ आकर के क्या देखा है वो बता रहा है। चाइना से फाहियान उठ करके आ रहा है और वो फाहियान यहाँ पर आकर के बता रहा है कि यहाँ जो मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्य राजा जो है, उसके दरबार में ये चलता है, उसके साम्राज्य में ये चलता है, ये चीजें हो रही है। तो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे अरब लोग जो है वो भारत में आए हैं, मार्को पोलो आया, इब्न बतूता आया, अब वो आकर के बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, भारत में ये चल रहा है साहब, वो चल रहा है साहब, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वैसी व्यवस्थाएं हैं।
तो उनसे हमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी जानकारियां मिल पाती है। तो ये सारा लिखित में, रिटर्न में ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये हमें मिल पाती है। दैट इज द लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत। और लास्ट होती है मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत में एक तो होते हैं जीनियोलॉजिकल, हिंदी में जिसे हम कहते हैं वंशावली। बहुत सारे वंश जो है उनकी अपनी एक कविताएं बन जाती है। ये राजा था, उसने ये काम करा है, मतलब गाते हैं वो, ये राजा था, उसने ये काम करा है, फिर उसका बेटा हुआ, उसने ये किए, फिर मान लीजिए उसके बेटे ने कुछ नहीं किया तो उसके पोता हुआ, पोते ने ये काम करा है। ऐसे पूरी की पूरे गीत होते हैं, वो गीत सालों तक गाए जाते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में तो काफी ज्यादा होता है ये, खासतौर से अगर आप मारवाड़ में चले जाएं तो जीनियोलॉजिकल जो वंशावलियां होती है वो बहुत लंबी लंबी, मतलब आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले राजा हुआ था, लेकिन उसकी वंशावली आज दिन तक गाई जा रही है। तो वो ऐसे गाई जाती है। दूसरी होती है फोकलोर्स, लोक साहित्य। बहुत सारे लोक साहित्य भी जो है भजन बन जाते हैं, गाने बन जाते हैं, जो गाए जाते रहते हैं। मतलब ट्रेडिशन, आज जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है उनके वंश जो हैं उनकी कहानियां ही सुनाई जाती है, और डांस कर रहे हैं, बिहू डांस कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो गाना गा रहे हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, हमें समझ में कम आती है, लेकिन वो उसके अंदर अपनी वंश की कहानियां सुना रहे हैं। हमारे वंश में इतना प्रतापी राजा हुआ, उसने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, उसका बेटा हुआ, उसने ये किया, उसकी बेटी हुई, उसने ये किया। बेटियों का डिस्क्रिप्शन जनरली कम मिलता, पर मिलता है। तो वो ये किया, वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया। हो सकता है वो एक शब्द में बताएं, एक लाइन में बताएं, कई बार 3-4 लाइन उस व्यक्ति को डेडिकेटेड हो, उसने जितने बड़े काम किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली, पर वो सब कुछ गाया जाता है। तो वो ओरली, मौखिक रूप से, लिखित में कहीं भी नहीं है, लेकिन वो ओरली जो है वो बार बार वही कहानियां जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है, और वो उसको याद रखते रहते हैं। तो ये बहुत सारे सोर्सेज जो हैं, बहुत सारे स्रोत जो हैं वो होते हैं जिनसे कि हमें इतिहास के बारे में जानकारियां मिल पाती हैं। मल्टीपल सोर्सेज, इन सारे सोर्सेज से बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। मॉन्यूमेंट से जो जानकारी मिल रही है, पेंटिंग से भी वही जानकारी मिल रही होगी। टूल्स एंड वेपन से जो जानकारी मिल रही है, इधर ट्रैवलॉग से भी वही जानकारी मिल रही होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें कॉमन आ जाती है, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाता है, हाँ इस समय पर ऐसा ऐसा हो रहा था, या उस समय पर वैसा वैसा हो रहा था। और अल्टीमेटली हम उन सबको मिला करके फिर टाइमलाइन पर अरेंज करते हैं। अभी जो हम टाइमलाइन का कंसेप्ट समझ के आए, इस समय पर ये राजा था, उसने ये काम करवाए, फिर उसका बेटा ये हुआ, इस वंश में इस समय, इस काल से, इस सन इतने से लेके सन इतने तक था, उसने ये काम करवाए। ऐसे पूरा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समय के अनुसार हम उसको व्यवस्थित करके फिर उसको समझ पाते हैं। ऐसे पूरे इतिहास को, हिस्ट्री को समझा जाता है। तो उसके लिए हमें सोर्सेस हमारे पास में होने चाहिए, उन सोर्सेस से जानकारी मिलनी चाहिए, और उस जानकारी को फिर हम टाइमलाइन पर अरेंज करेंगे, समय रेखा पर जमा करके फिर उस पूरी बात को समझने का प्रयास हम करेंगे। राइट, ऐसे ये पूरा पार्ट जो है वो समझा जाता है, जाना जाता है, जानने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ी सी बात इस चैप्टर के अंदर करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। एक छोटा सा पार्ट, लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर के अंदर है, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि मानव इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले मानव जो है वो इस धरती पर कैसे आए थे या कैसे विकसित हुए थे। बाकी और किसी जानवर की तो हमें ऐसी पूरी सभ्यता, सिविलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, लेकिन मानव की है। मानव पिछले खासतौर से 10-12 हज़ार सालों से तो पूरा जबरदस्त इतिहास जो है, जबरदस्त सभ्यताएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये कैसे क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो बहुत डिटेल में नहीं जाती, लेकिन बहुत शॉर्ट में कहानी समझाने का प्रयास जो है वो ये करती है। ये बेसिकली बताती है कि जो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे। प्रारंभिक जो मानव थे वो समूह में रहना प्रारंभ किया। उससे पहले वो आदि मानव की तरह रहते थे, बिल्कुल अलग अलग, जैसे दूसरे जानवर बिखरे रहते वैसे ही बिखरे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे समूह में रहना, ग्रुप में रहना उन्होंने जो स्टार्ट किया। उसके बाद उस समय पर उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते थे। आज के समय पर हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, हमें गर्मी लगे तो एसी चला देते हैं, पंखा चला लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास में। हमें किसी को कुछ संदेश पहुंचाना हो, किसी तक कोई बात पहुंचानी हो, ये व्हाट्सएप कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं। उनके पास नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। वो प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उनसे ही गिरे रहते थे। आज गर्मी बढ़ गई है तो उनके पास वो कोई समाधान नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। पेड़ के नीचे बैठे रहने के अलावा, या ज्यादा से ज्यादा और भी गर्मी लगे तो नदी में डुबकी लगाने के अलावा उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे में वो बहुत सारी चीजें फेस करते थे, बहुत सारी समस्याएं आती थी। जानवरों का अटैक हो गया है, लोग 5 हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, 50 लोग रह रहे हैं, या 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, 100 जानवरों ने अटैक कर दिया है, कैसे बचे, क्या करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं
वो उस समय पर चलती रहती थी। तो वैसे बहुत सारे चैलेंजेस जो है नेचर के, आज बहुत तेज बारिश हो गई साहब, पिछले 5 दिनों से बारिश चल रही है, अब घर के अंदर पानी टपक रहा है। अगर छोटा मोटा घर बनाना सीख भी गए हैं तो उसके अंदर भी पानी टपक रहा है, उसका कोई सोल्यूशन उनके पास में नहीं है। उनके पास में कोई सीमेंट कंक्रीट नहीं है, वही लकड़ियों से बना हुआ घर है, वही घास फूस से बना हुआ घर है। तो ऐसे में वो जितना जो कुछ मैनेज कर सकते थे वो सारी मैनेज करने के तरीके उन्होंने अपने डेवलप किए, विकसित किए, और धीरे धीरे सिविलाइजेशन और बढ़ने लगी। अब बार बार ऐसा होता था कि साहब रोज कुछ खाने को मिल जाए ये जरूरी नहीं है, तो वो हंटिंग करते और साथ में गैदरिंग भी करते, शिकार करेंगे साथ में इकट्ठा भी करते रहेंगे। कुछ भी मिल गया, फल मिल गया, इकट्ठे कर लेंगे। जो आज जानवर मारा है 2 दिन तक खराब नहीं होगा, उसको इकट्ठा करके रख लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखते गए समय के साथ में कि हम ऐसा करेंगे तो अपन खुद को और बचा सकते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हम खुद को और बचा सकते हैं। कई लोग ऐसा नहीं भी कर पाए होंगे। ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव इतिहास में, खासतौर से जब हम एंशिएंट टाइम की बात करें, आज से 10,000 12,000 साल पहले तक की बात करें, ऐसे कई लोग होंगे जो मर गए होंगे, लेकिन उन्होंने जीने का तरीका विकसित करने में, हो सकता है जीने का तरीका विकसित करने में बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, उसमें से 100 ग्रुप है मान लेते हैं, उसमें से 10 ही ऐसे होंगे जो ऐसा तरीका विकसित कर पाए कि हम बच गए, 90 ऐसे होंगे जो नहीं भी कर पाए होंगे, बहुत सारे मरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारा मानव जो है वो जिंदा ही रहता गया, हमेशा ही जिंदा रहता गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रयास हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली आज हम खुद को यहाँ पर मानव सभ्यता के रूप में देख पा रहे हैं। अपन एक अच्छी जिंदगी, अच्छा मौज वाला माहौल जो है वो देख रहे हैं, लेकिन वो इतना आसानी से मिला नहीं है। जो संघर्ष है, मानव संघर्ष जो है, मानव सभ्यता का जो संघर्ष है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो स्ट्रगल है, वो बहुत जबरदस्त रहा है, बहुत भयंकर भी रहा है, बहुत जबरदस्त भी रहा है। और उन सबको जीते 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 आज हम अल्टीमेटली इस स्टेज पर आए हैं। कई बार ये टेम्परेरी कैंप में रहते थे, एक अस्थायी रूप से एक कैंप बना दिया, उसके अंदर रह रहे हैं। कई बार ये रॉक शेल्टर्स में रहते थे। हम जो कैंप बना रहे हैं वो घास फूस का बना रहे हैं, बारिश आएगी तब क्या होगा, नहीं जमेगा मामला, पानी तो अंदर टपकेगा। लेकिन चट्टानों के अंदर जो शेल्टर्स हैं, जो छाया है, गुफाएं हैं, वो हमें बचा लेती बारिश से। तो वहां पर जो है वहां जाकर के रहने लगे। स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वहीं रहते थे रॉक शेल्टर्स में। मैंने अभी आपको एक गुफा का फोटो भी बताया, तो वो वहीं गुफा के अंदर रहते थे। अब दिन का ज्यादातर समय गुफा में ही रहना है, तो वो कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह करते रहते थे, तो वो सारी चित्रकारी जो है वो वहां पर हमें देखने को मिल जाती है। और फायर का उपयोग जो है, जैसा हम अभी टाइमलाइन पर भी देख रहे थे, लगभग आज से 1 लाख साल पहले फायर डेवलप हो चुकी थी, आग लगाना मानव सीख चुका था। तो आग का उपयोग, फायर का उपयोग बहुत सारे कामों में, खाना पकाने में तो हो ही रहा, जानवरों को भगाने में, जानवरों को डराने में, बहुत सारे खतरों से बच जाते। बहुत सारे जानवरों का जो खतरा बना रहता है, आग से ही उनको डराया जा सकता, भगाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजों में हम उनका उपयोग करना सीखने लगे। बहुत सारे हमारे टूल्स होते थे, उपकरण होते थे, जैसे कि स्टोन, पत्थर की हमने कुल्हाड़ी बनाई, पत्थर की हमने ब्लेड्स बनाई, पत्थर की हमने एरो हेड्स बनाए। तीर के आगे का जो हिस्सा होता, पीछे तो लकड़ी, आगे पत्थर का उपयोग, ताकि हम तीर चलाएंगे तो जानवर मरेगा, या 2 कबीलों में भी लड़ाई हो जाएगी तो अपन चलाएंगे तो सामने वाला मरेगा, घायल होगा। उसके लिए हम पत्थरों का उपयोग स्टार्टिंग में करने लगे, फिर धीरे धीरे उसकी जगह मेटल का उपयोग, मेटल जो है उसकी जगह लेने लगा। रॉक पेंटिंग्स में हमें इसके बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग्स हैं, चित्रकलाएं हैं, उनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती, कैसे आदमी जानवर को मार रहा है, उसका फोटो बना दिया उन्होंने, तो हमें समझ आता है कि वो लोग जो है उस समय पर, हो सकता है वो जानवर हाथी हो तो हाथी से ज्यादा भिड़ते होंगे, हो सकता है वो जानवर टाइगर हो तो टाइगर से ज्यादा भिड़ते होंगे। हमें उस समय की जानकारियां काफी सारी मिल पाती है। और बहुत सारे फिगर, सिंबल, सीन एनिमल्स के, ह्यूमंस के हमें देखने को मिल जाते हैं। फिगर्स, चित्र का जो है वो बना रखे हैं, सिंबल्स बना रखे, प्रतीक बना रखे हैं, बहुत सारे सीन बना रखे हैं, एग्जैक्ट सीन, कैसे हमने हाथी को मारा होगा, शिकार किया होगा, वो सब चीजें जो है वो यहाँ पर दिखा रखी है। क्लाइमेट का भी इसमें एक बड़ा रोल रहा है। आज जो हम बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी जनसंख्या मानव की देखते हैं, उसमें एक बड़ा रोल क्लाइमेट का भी रहा है। आज से लगभग 12,000 साल पहले इस धरती पर आइस एज खत्म हो चुका था। उससे पहले आइस एज चल रहा था, हिमयुग चल रहा था। उससे पहले कई लाखों सालों तक धरती काफी ज्यादा ठंडी थी। ठंडी होने की वजह से रहने के लिए जो स्थितियां हैं वो उतनी ज्यादा अनुकूल नहीं थी। बहुत ज्यादा जीव जंतु डेवलप नहीं हो पाते। हम सब्जियों को या किसी चीज को फ्रिज में क्यों रखते हैं? फ्रिज ठंडा रखता है। ठंडा रखने से क्या होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या सड़ने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती। जीवन उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाता, अंदर कीड़े मकोड़े इतने आसानी से डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम फ्रिज में रखा हुआ खाना जो है वो देखेंगे 2 दिन तक अच्छा बना हुआ, 4 दिन तक अच्छा बना हुआ। सब्जी ला करके मार्केट से हमने रख दी, 4 दिन तक खराब नहीं हुई। वही अगर हम बाहर रखते तो 2 दिन में सड़ जाती। वो 4 दिन तक खराब क्यों नहीं हुई? क्योंकि लो टेम्परेचर था। तो धरती पर भी उस समय पर लो टेम्परेचर था, फ्रिज वाली कंडीशंस थी।
तो जब लो टेम्परेचर था तो धरती पर जीवन उतना ज्यादा डेवलप नहीं था ना। मानव, हम सिर्फ मानव की बात नहीं कर रहे हैं, मानव अगर बढ़ेगा तो उसको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिएगा। वो बाकी के जीव जंतु पेड़ पौधे भी ज्यादा नहीं थे, फ्लोरा एंड फौना जो था वो ज्यादा नहीं था। लेकिन आज से 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले इस धरती की आइस एज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, हिमयुग खत्म हो चुका था। तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था, और बढ़ता टेम्परेचर लाइफ के लिए बहुत सूटेबल होता है। आप देखते हो बारिश में सबसे ज्यादा जीवन दिखता है आपको, सबसे ज्यादा कीड़े मकोड़े, सबसे ज्यादा प्लांट्स। जो जमीन खाली पड़ी थी वो पूरी की पूरी जंगल में कन्वर्ट हो गई, बहुत सारी घास उग गई, बहुत सारे छोटे मोटे पेड़ पौधे उग गए। ये कैसे उग गए? हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी जो है वो लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते, जीवन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देते, सहयोग देते। तो वो कंडीशंस जो हैं वो धीरे धीरे आज से 12,000 साल पहले के बाद धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो जीवन जो है वो इस धरती पर और ज्यादा सहज होने लगा, सुगम होने लगा, ज्यादा सूटेबल कंडीशंस रहने के लिए होने लगी, राइट। और उसकी वजह से धरती के अलग अलग हिस्सों में हमें जीवन देखने को मिलने लगा। और साथ ही क्योंकि बाकी का जीवन भी डेवलप हो रहा है तो मानव भी डेवलप हो रहा है। मानव की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर डेवलप होने लगी, अलग अलग हिस्सों में। ज्यादातर नदियों के किनारे नील नदी की सभ्यता, नाइल रिवर सिविलाइजेशन 5-6 हजार साल पहले डेवलप हो गई। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे अगले चैप्टर्स में। उसके अंदर वही नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दजला और फरात, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस जो रिवर्स हैं इराक के अंदर, वहां पर उसके किनारे पर डेवलप हो गई। वैसे मल्टीपल सिविलाइजेशंस, बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो हमें नदियों के किनारे विकसित होती हुई देखने को मिलने लगी। और अल्टीमेटली वो सब जो है जीवन स्तर में सुधार होने लगा, क्रॉप्स का कल्टीवेशन होने लगा, फसल उगाना सीख गए। जो जानवर हैं, जो कुछ जानवर ऐसे जिनको पालतू बनाया जा सकता है तो उनको पेट्स बनाना, पालतू बनाना सीख गए। और इस तरीके से जीवन जो है वो धीरे धीरे विकसित हो गया। एक नदी है, नदी के किनारे वाले क्षेत्र पर घर बनाना सीख गए हैं, बहुत सारी चीजें सीख गए, घर बनाना सीख गए हैं। ये देखो, एनिमल्स को हम रीयरिंग करना सीख गए हैं, पालतू बनाना सीख गए हैं, एग्रीकल्चर करना सीख गए हैं, बहुत सारी चीजें, खाना पकाना, आग की हेल्प से खाना पकाना सीख गए हैं। ये जो हथियार हैं इनका उपयोग, और हथियार हमारे बेहतर होते चले जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे लंबे समय में, ये हमें ऐसा कहानी सुनाने में, मैं आपको एक 15 मिनट में सारी कहानी सुना दे रहा हूं, लेकिन ये लाखों सालों का प्रोसेस रहा है। लाखों सालों में हम एक चीज को सीखने में कई बार कई लाख साल लगे, तो कई बार कई हजार साल लगे, पर हम धीरे धीरे सीखते अल्टीमेटली आज के इस समय पर जो है वो हम पहुंच पाए हैं। ये पूरा एक कैसे ह्यूमन लाइफ जो है, कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशंस, मानव सभ्यताएं इस धरती पर विकसित हुई, इसका एक छोटा सा पार्ट भी इस चैप्टर के अंदर दे रखा है। तो ये भी हमने इस चैप्टर को समझने की कोशिश करी। तो ये चैप्टर 3 चीजों से डील करता है। पहली चीज टाइमलाइन, वो हमने समझ ली। दूसरी चीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसको हमने समझा। तीसरी चीज, मानव का इतिहास कैसा रहा, स्पेशली इनिशियल डेज में, प्रारंभिक दिनों में मानव कैसे सभ्यता के रूप में, सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुआ, विकसित हुआ। ये सारी चीजें ये चैप्टर डील करता है, समझाता है। तो ये हमने पूरा का पूरा इस चैप्टर को समझा है। सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन पूरा चैप्टर जो है वो मैंने एक ही सेशन के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, लेकिन इन चीज़ों को समझना जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है, बच्चों को इंटरेस्ट होता है, उन सब के साथ में इसको शेयर करें, ताकि वो सब इस सारी चीज़ों को समझ पाएँ, इस सारे पार्ट को, ये जो एनसीईआरटी जो चीज़ें समझाना चाह रही है उन सबको समझ पाएँ। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। @PV सर नाम से, PV सरजी नाम से, PVSIRJI, PV सरजी के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। फेसबुक पर अगर आप PV सरजी के नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। प्रवीण वैष्णव PV सर व्हाट्सएप पर चैनल है मेरा, उस पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर PV सरजी के नाम से सर्च करेंगे, @PV सरजी हैंडल है, उस पर सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर मैं मिल जाऊंगा। एंड एक्स पर, ट्विटर पर @प्रवीण PV सर के नाम से सर्च करेंगे तो मैं वहां पर भी आपको मिल जाऊंगा। इन सब जगहों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम को करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही ये सारे सेशंस की पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल होती है। राइट, तो सेशन आई थिंक आपको बहुत शानदार लगा होगा, मजा आया होगा समझने में, इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को जानना समझना
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे हिस्ट्री को समझना इसके बिना संभव नहीं है। अगर आप टाइमलाइन नहीं समझते हैं, आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप नहीं जानते कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो आप अगले चैप्टर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे में इस चैप्टर को जानना, इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसी चैप्टर को इंक्लूड किया है। अगर हम कहें तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो ये बेसिक चीजें यहां पर इस चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश करी गई है। तो सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।